लेना चाहिए इंटरव्यू। और कृष्णा जी कहते हैं कि कल कब आया किसी का आया है कल? अनुराधा कल किसी का आया है? अनुराधा कल आया है किसी का? हर्ष किसी का कल आया है? किसका आया है? सबका आ जाता है कल? अच्छा, मैंने सोचा कभी आता नहीं। तो कृष्णा सवालों के जवाब देगा? सवालों के जवाब तो देगा ना? समर क्वेश्चन करेगा, कृष्णा जवाब देगा। तो एंकरिंग अब की बार करेगा समर, और जवाब हमें देंगे भाई साहब कृष्णा भाई साहब, कॉन्फिडेंटली। हैं वासु? वासु ठीक है? तो अभी करते हैं स्टार्ट, फिर 2-4 सवाल करके करते हैं। ठीक है वासु? घबराहट तो नहीं है किसी चीज़ की? केशव कहाँ है? केशव मैं वहाँ पे ढूंढ रहा था। अभिकर्ष इंटरव्यू कब? आज से एक चीज़ क्लियर है, हमारी चैप्टर नंबर 1 हो गया, चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन होने वाला होगा, मतलब कल तक 2 एक्सरसाइज जितना भी होता रहेगा उसी का इंटरव्यू में आता रहेगा। ठीक है जी? और अब इंटरव्यू किसी का भी हो सकता है, मतलब किसी का 1 हो गया 2 हो गया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कल हमारा हुआ, कल हुआ तो आज भी हो सकता है। ठीक है? तो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस किस तरीके से हैं। तो एक्सप्लेनेशन आप कर दोगे, √5 को कर दोगे, √5 को कर दोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ये इरेशनल है? 2 को भी किया जा सकता है √2 को, है ना? तो लक्ष्मी हो जाएगा आराम से। यस सर, बोलो यस सर। हाँ यस सर से होता है ना काम, यस सर या नो सर। तो कल हमने क्या क्या सीखा? कल हमने सीखा कोएफिशिएंट्स के बारे में, है कृष्णा? कोएफिशिएंट्स, जैसे मैं कृष्णा लगा दूं कृष्णा और सामने लगा दूं 8, तो क्या हुआ? 8 कृष्णा हो गए, तो कृष्णा का कोएफिशिएंट हुआ 8। 5x, x का कोएफिशिएंट 5, 3x क्यूब, x क्यूब का कोएफिशिएंट 3, गुणक, जितना गुणा वहाँ पे हुआ है, इससे सिंपल सी भाषा में समझ लो। ठीक है? तो बता दो कि कोएफिशिएंट क्या है, बता दोगे ना कि सर इसमें इस तरीके से कोएफिशिएंट हम निकाल सकते हैं। है हर्ष? किसी के पास है एक चुटकुला इंग्लिश वाला? है? मैंने तो उस दिन कहा था कि तैयार करो, थॉट वगैरह तैयार करो, कहानी वगैरह तैयार करो, कुछ ऐसा तैयार करो कि इंग्लिश में बाहर आए। मदर वाला तैयार नहीं है? वही वाला बोल लो यार, कुछ तो बोलो। तो गुड्डन की लापरवाही के बारे में पता चला, आज डिस्कशन चल रहा था हमारा सभी बच्चों के ऊपर कि क्या स्थिति है क्लास 10th की। तो पता चलता है, फिर आती है बारी इस पे, तो पता चलता है आप ये तो नहीं सोचते कि हम जो बात करते हैं कुछ अलग सब्जेक्ट के बारे में करते रहते हैं, स्कूल के अलावा कोई बात नहीं होती। अगर कुछ डिस्कशन चल रहा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ स्कूल का है वो, किसी भी तरीके की अदर कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो गुड्डन के ऊपर बात आई, लापरवाही का पता चलता है, कहते हैं कि लापरवाह है बस, जिससे मैं विदिन ए सेकेंड एग्री भी कर गया। कैसे कर गया? आपको उस दिन का इंटरव्यू वाला मैटर पता ही था कि इसने तैयारी की है, और तैयारी के चक्कर में एक तैयारी छोड़ दी। मतलब एक काम को करने के लिए दूसरा काम छोड़ना कौन सा बुद्धिमानी होती है? शगुन होती है बुद्धिमानी? अरे भैया एक काम किया दूसरा छोड़ दिया तो तुम तो वहीं पे आ गए। लक्ष्मी यस या नो? फिर से यस सर बोलो, यहां तक तो आवाज आए। बोलना ही तो सिखा रहे हैं और सिखा क्या रहे हैं? मैं यहां पे बुला लूंगा फिर क्या करोगे? बोलो।
यस सर, हाँ। तो सर कोएफिशिएंट क्या होता है? पावर के कहाँ? अरे बेटा एग्जांपल दे दो सर, सपोज वी आर हैविंग 3x, तो सर x का कोएफिशिएंट 3 होता है। इट्स सो सिंपल। क्यों घबराते हो यार, बिना वजह बात। वही यार निकल गया कोई, पकड़ के ना बैठ जाए वीडियो में कि स्टूडेंट से कैसे बात करता है। पकड़ेगा, बैठ जाओ, ठीक है। तो भाई हमें बहुत सारी चीज़ें अगर हम एक्सप्लेन नहीं भी कर पाते हैं तो एग्जाम्पल दे दो। डेफिनेशन नहीं पता है फिर भी एग्जाम्पल तो हम दे ही सकते हैं। तो एग्जाम्पल देने में क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए केशव, होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने कोएफिशिएंट्स के बारे में, डिग्री तो हाईएस्ट पावर होती है। पोलिनोमियल में जो एक्सप्रेशंस हैं उनकी सबसे बड़ी पावर है वो होती है डिग्री, ठीक है। वेरिएबल अल्फ़ाबेट्स होते हैं भाषा के, क्योंकि वो वेरी होते हैं, यानी कि वो बदल जाते हैं, उनका कोई कांस्टेंट फॉर्म नहीं होता है, इसलिए उन्हें वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट टर्म वो होता है जो निश्चित रहता है, स्टेबल रहता है। 3 4 5 6 -3 5 इस तरीके के नंबर्स होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं। उसके बाद में हमने पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा। पोलिनोमियल होती हैं एक्सप्रेशंस, उनको जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको पोलिनोमियल बोलते हैं। अगर पोलिनोमियल में किसी वेरिएबल की पावर हो जाती है माइनस में या फ्रैक्शन में, पोलिनोमियल नहीं है। और क्या पढ़ा फिर उसके बाद में? पोलिनोमियल के प्रकार पढ़े, लीनियर पोलिनोमियल पढ़ा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा, क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़ा। लीनियर में क्योंकि वो लाइन से बना है, लाइन देता है हमें यहाँ पे, अगर हम देंगे तो इट विल गिव अस अ लाइन। और कैसे? पावर 1 का होता है, यानी कि डिग्री जिसकी 1 होती है वो क्या होता है? वो लीनियर होता है। जिसकी डिग्री 2 होती है वो, जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक होता है। कल हमने ग्राफ पे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। लीनियर पोलिनोमियल का सॉल्यूशन 1 होता है, यानी 0 1 होती है, पावर क्योंकि 1 होती है। डिग्री 2 वाले की 2 होती हैं जीरोज़, और डिग्री 3 वाले के 3 जीरोज़ होते हैं। मैक्सिमम होते हैं, मैक्सिमम। कभी कभी ऐसा होता है कि दो जो जीरोज़ निकले हैं वो बराबर आ जाते हैं, हमने देखा भी है, ठीक है। ग्राफ पे हमने प्लॉट करके देखा। अगर जो ग्राफ हमारा आया किसके द्वारा? उस पोलिनोमियल के द्वारा। अगर वो एक्स एक्सिस को एक भी जगह पर नहीं काटता तो कितने सॉल्यूशन होंगे? 0 सॉल्यूशन होंगे। एक भी सॉल्यूशन उसका नहीं होगा, 0। 1 पे काटता है तो 1 होगा, 2 पे काटता है तो 2 होगा, 3 पे काटता है तो 50 पे काटता है तो 50 होंगे। हो सकता है इस तरीके से काट दे, कुछ इस तरीके का पोलिनोमियल है वो काट देता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये बात क्लियर है। क्वाड्रेटिक का हमने देखा, वो पैराबोला बनता है, वो ऐसे बन सकता है, वो इस तरीके से बन सकता है, वो ऐसे बन सकता है, वो ऐसे बन सकता है, कैसे भी बन सकता है, ठीक है। अभिकर्ष, ठीक है। कई बार हम, पता है, बोझ में इतने दब जाते हैं कि हम अपनी जो हमारा स्थिति है उसको हम एनालाइज नहीं कर पाते। गुड्डन पता है? नहीं पता। बोझ मतलब मेरा बोझ, अमरीश जी का बोझ, टीचर का बोझ, मम्मी का, पापा का, सिलेबस का, इसका उसका, अपने बारे में सोचने का मौका नहीं मिलता। ऐसा 90% बच्चों के साथ होता है, जिन बच्चों को हम डल मानते हैं। आर्यन, जिन बच्चों को हमने डल की कैटेगरी में डाल दिया उनके साथ अक्सर ऐसा होता है। लेकिन जेनेटिक में हम ये प्रयास करते हैं कि उन बच्चों को कंफर्टेबल जोन में लाया जाए और उन्हें मतलब एक ऐसी भावना उनके अंदर भरी जाए कि वो सोचें और वास्तव में भगवान ने बना के भेजे। और यहाँ पे हमारे ऊपर डिपेंड है हम कितना सीख गए। ज्ञान तो पैसे पड़े हैं तुम्हारे सामने, तो कितने उठा सकते हो? अच्छा, उठाने के लिए कितनी स्पीड हो जाएगी? इतनी सारी स्पीड आपने भी नहीं देखी होगी कभी। चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के पड़े हैं तो टूट पड़ते हैं लोग। समर को हंसी आ रही है, शायद हंसने की वैसे बात भी है, चलो, लेकिन इसमें सीरियस मैसेज भी है। ज्ञान कितना पड़ा है, कितना ज्ञान है, आप किसी को भी पकड़ो और ग्रहण करो उसका ज्ञान, लेकिन लेते ही नहीं है।
हाँ? जबकि पैसा तो टेम्परेरी है, ज्ञान परमानेंट है, वो हमेशा रहेगा। आप देखते होंगे कि हमारे जो मम्मी पापा हैं या हमारे दादा और दादी होती हैं, वो बता देते हैं कि वो तो बहुत होशियार था, पुराने ज़माने का आदमी था, वो बहुत होशियार था। तो वो तो अमर हो गया, अमर हो गया। किसके कारण हुआ? ज्ञान के कारण हुआ अपने। और हम तो आपको ये कह रहे हैं कि आप सब कुछ करो। आजकल मोबाइल का ज़माना है, तो मोबाइल चलाने के लिए मना थोड़ी ना है, लेकिन आपको कूड़ा थोड़ी ना देखने देंगे। आप खाने जाते हो, मम्मी पापा ख़राब चीज़ खिला देते हैं क्या? मना कर देते हैं उससे तुरंत। अगर मोबाइल को पॉजिटिव वे में यूज़ करोगे तो कौन मना करता है? कोई भी नहीं। प्रधानमंत्री जी ने तो प्रमोट किया है, ऑनलाइन क्लासेस पे मोबाइल से करो। इससे बड़ा प्रमोशन क्या होगा? सबसे बड़ी गद्दी से आया है प्रमोशन, तो इससे बड़ा क्या होगा? लेकिन वो भी क्या कहते हैं कि गलत तरीके से यूज़ कर, नहीं, हर तरीके से, हर वस्तु का दो तरीके से यूज़ है, गलत और सही आपको देखना है। और अगर हमें लगता है कि तुम वहाँ पे सिर्फ कूड़ा करकट ही देख रहे हो तो मना किया जाएगा, और बहुत सख्ताई के साथ मना किया जाएगा। उसमें चाहे हम आपके दुश्मन बन जाएं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है आपकी लाइफ के सामने। आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमसे अगर आपकी दुश्मनी हो भी जाती है तो उससे फ़र्क ही क्या पड़ता है। लेकिन गलत काम के लिए तुम्हें हम इनकरेज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और ना ही ऐसा यहाँ पे होगा। इसीलिए बच्चे कम आते हैं अब ट्यूशन व्यूशन पढ़ने। बच्चे वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे आराम वाला सिस्टम हो, नो टोका टाकी, नो होमवर्क चेकिंग, नो भाषण जैसे अभी चल रहा है ये। बट लाइफ इज़ गिवन फॉर वंस, एक ही बार मिलती है ना आर्यन। आफ्टर डेथ नोबडी नोज कि क्या होगा, किसी को पता है? अच्छा, डेथ के बाद की यात्रा का किसको पता है? किसी को नहीं। हमें जो भी करना है अभी करना है। अभी मैंने क्यों कहा टुमारो नेवर कम्स? कल का कुछ भरोसा है कि कल हम होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। बहुत सारे आदमी नहीं होते, कई लाख आदमी मरते होंगे, ऐसा हो सकता है करोड़ों में, हज़ारों में, आई डोंट नो द फिगर, बट पता नहीं कल क्या होगा। तो जो भी करना है अभी करना है। अभी सिद्धार्थ शुक्ला जी गए, आपने सुना होगा, तो किसे पता है? रात को सोते हैं हम, सुबह उठे ना उठे। लेकिन ये ज़्यादा बड़ी बात है, भारी भी बात है, आप बच्चे हो, लेकिन फिर भी समझो, कल क्यों करनी है एक्सरसाइज? अभी करनी है, करनी है, और फिर खेलना है। खेलना है फिर करना है, नहीं, गलत बात है। अप्रोच को चेंज कर लो, सब कुछ काम करो, लेकिन पहले शिक्षा, उसके बाद में प्रायोरिटी लेवल पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डाल लो। सपोज करो पापा की दवाई लानी है, ले आएंगे शाम को। अरे यार, वो प्रायोरिटी है, वो एजुकेशन से भी पहले है। सर आपने तो मेरा टाइम टेबल बनवाया था 3 से 4 का, पापा की दवाई नहीं, मैं तो लाऊंगा नहीं बिल्कुल भी, 3 से 4 मुझे पढ़ना ही है। पागल हो, पागल हो। इंपॉर्टेंट क्या है उस टाइम पे? उस टाइम पे पापा की दवाई इंपॉर्टेंट है। मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है, नहीं सर बैच है मेरा तो। अरे पागल हो गए यार। ये कौन सी बुद्धिमान? शिक्षा क्या सिखाती है? स्कूल क्या सिखाता है? स्कूल, आप टीचर्स, स्कूल आपकी लाइफ को सुगम बनाते हैं। आपको लाइफ, जैसे आप बाइक चलाते हो, आपको तरीका बताया जाता है बाइक चलाने का पहले, ऐसे ही स्कूल में हम कोई अकेले थोड़ी ना है, हमें हमारे टीचर्स ने बताया, उनको उनके टीचर्स ने बताया, और ऐसे लगातार परंपरा चलती आ रही है। आगे आप बताओगे, अपने बच्चों को बताओगे। लाइफ को चलाने का तरीका क्या है, जीने का तरीका, ये स्कूल में पता चलता है। अदरवाइज तो बच्चे तो वो भी हैं, बल्कि आदमी कहूँगा, आदमी तो वो भी हैं जो शरीर पे बम बांध के फिरते हैं और फट जाते हैं कहीं पब्लिक प्लेस में जाके। आपने सुना भी होगा। और अब तो आप ऐसी क्लास में हो, आपके सिलेबस में टेररिज्म के ऊपर पैराग्राफ आ सकता है, करप्शन के ऊपर पैराग्राफ आ सकता है। तो अब तो आप बड़े बच्चे हो गए, तो आपको ये अखबार भी पढ़ना चाहिए, आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए पूरे समाज का भी, क्योंकि आपका तो सिलेबस है। अगर आ गया कि अपनी सामाजिक स्थिति पर एक निबंध लिखें, वो भी 250, 300, 400 वर्ड्स का, तो बिना ज्ञान के लिखोगे कैसे? ठीक है कृष्णा, मैं ठीक कह रहा हूँ। और मैंने अभी कहा एक ही बार मिलती है लाइफ, तो क्यों ना इसका सदुपयोग करें भाई, बेस्ट करें, सबसे अच्छा। 10th एक बार होगी,
33 से कर लो या 66 से कर लो या 99 से कर लो, मर्जी है तुम्हारी। हमारी भी तो एक ही बार हुई। अब हमारा जो आगे आ गया, हम कई बार सोचते हैं यार काश मौका मिल जाता, दोबारा कर लेते और बढ़िया तरीके से। तो बड़े होने का फ़र्ज़ ये है कि हम जब हमने 10th कर ली, 12th कर ली, उसके बाद हम ग्रेजुएशन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो हम छोटे बच्चों को बताएं कि हमारी स्थिति में आके पछताना ही रह जाता है सिर्फ। तो आप इस स्थिति में हो कि आप अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो। देख लो, मौके हैं। और हम तो आपको कंफर्टेबल जोन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई ऐसी भारी चीज़ को थोड़ी ना है, इंसान के द्वारा बनाई गई चीज़ है, इंसान ही हम हैं, तो क्यों नहीं पढ़ सकते? बोलो। अब ट्रिक्स के बारे में बात करते हो। मैथमेटिक्स तो पूरा का पूरा पैटर्न पे तो आधारित है। पैटर्न नहीं तो बना कल जब जीरोज निकले और फिर -b/a से निकल गया, निकला कि नहीं निकला? जीरोज निकले, अल्फा प्लस बीटा के बाद में -b/a आ गया, अल्फा इंटू बीटा c/a आ गया, जो कि डायरेक्ट हो जाता है। तो उसको आप शॉर्ट ट्रिक कह लो। अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछे इक्वेशन बनाओ, जैसे कि हमने, हमारा दूसरा सवाल था इक्वेशन बनाओ क्वाड्रेटिक, और आपको अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा बीटा दिया है, तो आपने सीधा ABC का वैल्यू निकाल लिया और रख दिया। इसमें मेरे विचार से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ रीच है। आउट ऑफ रीच होता तो 10वीं के सिलेबस में होता ही ना, या होता नहीं? एक 10th क्लास के बच्चे के दिमाग के अनुसार आपका सिलेबस है, तो उसमें कोई बहानेबाजी नहीं चलती। अगर सरकार को ये लगता कि नहीं यार 5 सब्जेक्ट तो ज़्यादा हैं, तो 3 रख देते, वो 1 रख देते, वो ना भी रखते। लेकिन स्टैंडर्ड उन्होंने डाला है 5 सब्जेक्ट का, इतने का, और वो आपको करना चाहिए। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई? हो गई? तो हमारा एक क्वेश्चन, मैं ये मान के चलता हूँ कि बोर्ड में आ जाता है इस्टेब्लिश करने का रिलेशन को। किसका रिलेशन? जीरोज़ का और कोएफिशिएंट्स का। ये तो बिल्कुल सिंपल। अब यही रिलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि क्यूब आ जाएगा। क्यूब में क्या होता है? क्यूब में 3 जीरोज़ निकलते हैं। 3 जीरोज़ को जोड़ सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और तीनों के तीनों को हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग कह रहा हूँ, वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ कर सकते हैं, उसका प्रोडक्ट हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ठीक है? उससे पहले सम, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालेंगे हम। लेकिन आप कहोगे सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ तो निकाल चुके, बेटा वो तीनों का एक साथ निकाला, अब की बार 2 का निकालेंगे, लेकिन एट ए टाइम लेंगे 2 अलग अलग। अल्फा बीटा अलग साइड रखो, बीटा गामा अलग साइड, गामा अल्फा। अब जो निकला उसको तीनों को जोड़ देने। जब हमने ऐसा करके देखा ना, तो मामला बना कुछ BA और CD का, ABCD जो वहाँ पे कोएफिशिएंट्स होते हैं। भाई A होता है x³ का, B होता है x² का, C होता है x का, और D होता है कांस्टेंट। उनका भी एक रिलेशन बनता है, जैसे कि हमने कल देखा। तो ये थोड़ा सा एडवांस सिस्टम पे चला गया। तो मेरा मानना यह है कि अगर चीज़ें बहुत आराम से समझाई जा रही हैं तो समझो, बहुत अच्छे तरीके से समझो और उसे कर दो। क्या दिक्कत आती है? क्या दिक्कतें आती हैं भाई? बोलो भाई। मेरे विचार से तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, और कैसे हम निकाल सकते हैं उन चीज़ों को, उसके ऊपर बात कर लेंगे। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम्पल नंबर 5 है, 32 पेज पे। 32 पेज पे एग्जाम्पल नंबर 5 है। ठीक है? वैसे तो वेरीफाई करने के लिए कहा है इसने कि वेरीफाई करो, और जीरोज, अगर सपोज करो कोई जीरो दिया हुआ है हमें, लो हमें कोई ये कहा है कि जीरो है ये किसी पोलिनोमियल का, तो बेटा जीरो तो कल मैंने बताया, जीरो कौन सी वैल्यू होती है? जो उस पोलिनोमियल में रख देंगे वेरिएबल में, तो जीरो वो बना देगा। ठीक है? अब सर मैं भूल गया था। देखो, भूलने का इलाज तुम्हें अपने आप करना पड़ेगा। भूलने का इलाज एक है, सिर्फ ज़्यादा करना, अभ्यास। कोई दवाई नहीं है, कोई गोली नहीं है, या फिर इसे ही दवाई समझ लो। जब हम
चोटिल हो जाते हैं, हमारी टांग में चोट लग जाती है, तो एक लेवल पे डॉक्टर भी आके कहता है सर आप एक्सरसाइज करो, आप थोड़ा थोड़ा ना सहारा लेके उठो और चलने का प्रयास करो। अदरवाइज वो भी कहता है सर खाट पे रहो, जब बिल्कुल ठीक हो जाएगा ना तब चल लेना। नहीं, डॉक्टर भी कहता है एक टाइम पे आके कि सर जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा आपकी मसल्स मजबूत हो जाएंगी, ठीक है। और जब हम कमज़ोर होते हैं तो डॉक्टर कहता है कि ज़्यादा नहीं चलना, उतना ही चलना है जितना आप झेल सकते हो। तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ दिमाग को डेवलप करना पड़ेगा, उसे मजबूती देनी पड़ेगी, और तब जाके हम धीरे धीरे। एक साथ कैसे पढ़ोगे 10 घंटे? अब कृष्णा कहने लगे सर 10 घंटे पढ़ना है, नहीं भाई, नियम थोड़ी है 10 घंटे का। बच्चे तो ऐसे होते हैं 2 घंटे में फटाफट करके निकल जाते हैं, फिर खेलते फिरते हैं, तो ऐसे बनो, समझे? वासु क्या कह रहा हूँ? कोई परेशानी है, दिक्कत है? तो ये तो वेरिफिकेशन है, 3 जीरोस दिए, तीनों को जब डाला गया x के वैल्यू के रूप में तो उन्होंने तीनों ने 0 बना दिया। आप समझ रहे हो? तीनों ने 0 बना दिया। अच्छा, एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं पोलिनोमियल लिख लेता हूँ पहले। जो हमें एग्जाम्पल में पोलिनोमियल दिया है उसे देखो आप, क्या दिया है भाई? कोई रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा ना वीडियो में? ठीक है, इस साइड आ रहा है, उस साइड जाएंगे ही नहीं, है ना? उस साइड जा ही नहीं रहे, मतलब ठीक आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो एरिया है हमारा, यहाँ से ले लो, ये भी जो एरिया ये वाला शायद इतना बहुत है, इस एरिया को हम स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो हमारे पास में जो एक वो दिया है, क्या कहते हैं उसे? पोलिनोमियल। क्या है मुझे बताना? px जो हमें दिया, एक बोलेगा बच्चा, अनुराधा बोलेगी या विशाखा, कोई भी। हाँ, इसी वाले एग्जाम्पल में मैं तुम्हें कई चीज़ें समझाने का प्रयास करूंगा, अगर समझा पाया तो। हमें जो जीरोस दिए हैं, 3 जीरोस दिए, और तीनों के नाम दिए हैं अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा क्या है? 3, बीटा -1। देखो ये 3 जीरोस दिए। अगर मैं चेक करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ P3 पे। अब एक बात बताओ कृष्णा, वासु, ये जो लाइन में लिखने वाला हूँ ना, बिल्कुल सेम लिखूंगा। इस लाइन को यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ जैसे नर्सरी का बच्चा करता है। आप समझ रहे हो? तो आपने देखा PZ, आपने देखा सर P तो ठीक है, यहाँ पे x की जगह Z आ गया, तो आपका कॉमन सेंस काम करना चाहिए। तो सारे x की जगह जो जहाँ पे x है वहाँ Z आ जाएगा। आप समझ रहे हो? तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तो कॉपी तो है, नकल है एक तरीके की। अब मैं P3 पे चेक कर रहा हूँ, जब मैं करता हूँ तो 3 की पावर 3, राइट, -5, राइट, इतना ठीक। अब ये जब समझ लो, ये 3 की पावर 3 है, 27 आएगा, 27 गुना 3 81, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू को आप समझो जरा। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट जिसमें किसी की मिलावट ना हो, शुद्ध बिल्कुल। अगर हम देखें 8 और 11 ऐसे है, तो 2 संख्याएं हैं, एक 8 है, एक मैथमेटिकली ये छोटी है और ये बड़ी है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू ये है, ये बड़ी है और ये छोटी है। तो जो बड़ी संख्या है एब्सोल्यूटली, उसका निशान लग जाता है, और उस बड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू से छोटी एब्सोल्यूट वैल्यू को घटा दिया जाता है। बिल्कुल सिंपल है। बचेंगे किसके? अगर ये ब्लैक हो बच्चों, ब्लैक बॉल है, और ये वाइट है, और दोनों को क्या करना है? बैलेंस करना है, तो अल्टीमेटली हमारे पे क्या बचेंगे? 3 ब्लैक बचेंगे, क्योंकि 5 तो 5 से कट जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। अल्टीमेटली तो यही बचने वाली है। हमने यहाँ पे देखा ये प्लस है और ये सब कुछ माइनस है, तो इसे तो हम एक साथ रखेंगे,
बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल, ये ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, और ये ब्लैक है, और ये बेटा वाइट है। तो ब्लैक को जब काउंटिंग करोगे, मैं अगर कहूँ कि ब्लैक कुर्सी देखो जरा ऑफिस में जाके, तो आप क्या करोगे, सारी ब्लैक को गिनोगे ना, सर ये भी ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये 3 भी ब्लैक है, इनको कर दिया वाइट 81 है, तो 81 को यहाँ पे थोड़ी ना करोगे, नहीं करोगे। तो हमने ब्लैक को एक साथ रख लिया, यानी माइनस वाले को एक साथ रख लिया। एक साथ रख के आता है 3 3 6 11, कितना आ गया 81 माइनस का, और ये बिल्कुल बन गया 0। यहाँ से पता चल गया ये जो है क्या है, एक 0 है, यानी कि पी के जो कि किताब में दिया हुआ है, पी के का मतलब वहाँ पे कॉन्स्टेंट उससे आया है, एक इंटीजर से, जो कि हमें वो वैल्यू होता है जो उसे 0 बना देता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, पी के का मतलब 0, हम यहाँ पे पी एक्स का मतलब क्या हो गया 0, और ये किस पे आया, एट एक्स इक्वल्स टू 3। समझ गए। सिमिलरली हम क्या करेंगे, 1 को रखेंगे माइनस के, वो भी 0 करेगा, -1/3 को रखेंगे तो वो भी 0 करेगा। अब हम एक कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं कि अल्फा बीटा गामा हमारे पास में क्या है, जीरोज। इतनी बात समझ आ गई। यहां से मैं ए को देखता हूं तो देखो क्या लिखते हैं, हमारे पास में जो मूल रूप होता है क्यूबिक इक्वेशन का, वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस, ये होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। अब भाई देखो जरा तुषार, मैंने पूरा का पूरा उसे ऑर्डर में लिखा है, x³ कंपेयर अगर तुलना करूं तो a का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू है -5, c का वैल्यू है -11 और d का वैल्यू है -3। इतनी बात क्लियर है। मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट के तौर पे तीनों को जोड़ दिया, 3 प्लस एक, बहुत आराम से जब भी दो निशान एक साथ आ जाए तो ब्रैकेट का यूज करो, ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, या तो इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा या इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, किसी को तो लेना पड़ेगा अलग करने के लिए, फिर खोल देंगे उसे, और प्लस माइनस। ठीक है, चलो जी करते हैं, अब खोलते हैं, अगला कदम है हमारा, प्लस माइनस होते हैं माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये हमारे पास आ गया। अब उन बच्चों के लिए जो बच्चे थोड़े से अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर अब सबके पास, सबके आगे, और यहाँ से एलसीएम आ जाता है 3, 1 3 ज़ा 3 3 ज़ा, माइनस का निशान लग जाएगा ये वाला, 1 3 ज़ा 3 1 ज़ा, माइनस 3 1 ज़ा 1 1 ज़ा। तो हम यहाँ पे देखते हैं माइनस का 4 और प्लस का 9, तो प्लस का 5 बचेगा और नीचे आ जाएगा 3। ये तो एक्सा लग रहा है मुझे, सिर्फ माइनस का निशान की दिक्कत है। और 3 क्या है भाई, 3 है ये, बहरहाल 3 ये भी है, आप समझ रहे हो। लेकिन चीज़ें देखो कैसे पलटेंगे, बात समझ रहे हो, मेरी बात को समझो, क्योंकि ये डी है। जब हम अल्फ़ा बीटा गामा करेंगे, अभी रुक जाओ, अल्फ़ा बीटा गामा करते हैं, अल्फ़ा क्या है 3 इंटू -1 इंटू -1/3, 3 से 3 तो हो जाएगा ख़त्म, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 3 से 3 जब ख़त्म हुआ तो माइनस माइनस तो +1 हो गया, ये +1 हो गया। अब हम करते हैं एट ए टाइम वाला, कैसे करना है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तीनों को अलग अलग लेके प्लस करना है। अल्फ़ा बीटा मैं डायरेक्ट कर दूं, चलो छोड़ो, प्लस बीटा गामा, बीटा क्या है -1, गामा है -1/3 प्लस, और गामा अल्फ़ा -1/3 इंटू, यहाँ से हम देखते हैं -3, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा, 1/3,
1/3, और यहाँ से ये माइनस ही आएगा क्योंकि ये पूरा पूरा माइनस हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं भाई, इसको ऐसे लेके कहता हूँ 3 1 3 3 3 माइनस, बल्कि 3। यहाँ से हमें पता चल गया 9 और 3 कितने होते, 12 माइनस का 11 अपॉन 3, माइनस का 11 अपॉन 3। अब हमारे पास में ये क्या आ गया, तीनों की तीनों चीज़ आ गई है। अल्फ़ा बीटा गामा आ गया, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये जो चीज़ आई है 1, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर नहीं है अभी। यहाँ पे हम देखते हैं 3, यहाँ पे हम देखते हैं 3, यहाँ पे हम क्या देखते हैं बच्चों, a का वैल्यू तो +3 है और d का वैल्यू -3 है, तो हम ज़्यादा टेंशन लेने के चक्कर में तो पड़ेंगे नहीं। हम पहले इंप्रेशन पे क्या करेंगे, लक्ष्मी प्लस वाले को लेंगे क्योंकि ये मुझे प्लस दिखाई दे रहा है, और ये प्लस बनाया जा सकता है आराम से, बनाया जा सकता है कि नहीं भाई। 1 है ये, 1 को मैं 3/3 भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ या नहीं, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक इंप्रेशन पड़ रहा है कि ए तो क्लियर है, ए तो 3 है क्योंकि ये बन सकता है और ये आ चुका। क्यों बिना मतलब जोड़ तोड़ करें कि माइनस रखें फिर उसे प्लस बनाएं, क्यों करें जब वो डायरेक्ट 3 है। तो ये तो क्लियर हो गया हमारा कि यहाँ से हमें पता चलता है कि ये ए है, यहाँ से हमें पता चलता है कि ये ए है और ये भी ए हो गया। ये बात क्लियर हो गई। चलो अब देखते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे 5 आया और ये है क्या आपका -5। -5 को 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। नहीं समझ में आया। अगर बेटा मैं यहाँ पे b रख दूं तो यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि b तो माइनस का है, आना 5 है, तो ये बेटा -b करना पड़ेगा। दिस इज वाई कि ये माइनस आता है शगुन, इसलिए आता है माइनस। अब दोबारा समझ लो, चाहे मैं कहता हूं कि b/a कर दिया, आप कहोगे सर ठीक है मान लिया आपकी बात, लेकिन आप यहां तो देखो, इसलिए हमने क्या किया माइनस। अब ये हर उसमें काम करेगा, राइट। यहां पे हम देखते हैं a तो अब कंफर्म हो गया, इसका मतलब ऊपर 3 है, 3 को चेक करो कहां पे है, अल्फा बीटा गामा। अगर मैं यहाँ पे क्या डी है, हाँ, अगर मैं यहाँ पे ए वापस रख दूं तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा वापस, लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। इसको मैं 1 सेकंड के लिए छोड़ देता हूँ, 2 मिनट के लिए छोड़ दिया हमने। आगे हम देखते हैं a -11 आ रहा है, -11 डायरेक्ट वैल्यू है क्या, बिल्कुल है, c, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या रखा, या 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो a ही है, a ही है, और या माइनस का d। अब यहाँ पे अगर मैं माइनस का d रखता हूँ, सपोज करो d मुझे क्या देगा, -3, d मुझे क्या देगा, -3 देगा। अगर मैं इसे d/a रखता हूँ बच्चों, तो ये देगा मुझे -3/3, जबकि ये है ये प्लस का, तो इसीलिए ठीक है। तो ये आपका सीधा सीधा सा एक लॉजिकल ये पूरा एक्सप्लेनेशन है कि हमने वो माइनस क्यों लगाया, ठीक है। पक्का हो जाएगी बात। और ये ही इस्टेब्लिशमेंट है। हमने पहले 0 निकाल, देखो जो सवाल आएगा, हमें तो ये वेरिफिकेशन के लिए दिया था, हमने कर लिया, लेकिन अब सवाल आएगा कि निकालो, पहले आप फाइंड आउट करो एंड आफ्टर दैट वेरीफाई करो। तो वेरिफिकेशन तो आपको समझ में आ गई है, इतनी बात समझ आ गई भाई। बताओ कोई कष्ट हो तो इसमें, ये तो वैल्यू पुटिंग का सवाल है, बिल्कुल सीधा सीधा हो जाता है। बोलो भाई केशव, कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कर सकते हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है।
अब हम पहले सवाल की तरफ अगर मूव करें तो हमसे पूछा है डिवाइड द पोलिनोमियल पी एक्स। देखो मैं लैंग्वेज लिखता हूँ फिर आपको प्रयास करता हूँ बताने का। डिवाइड, ये बिल्कुल एलकेजी की तरह पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना, अब की बार मत भूल जाना। पोलिनोमियल पी एक्स बाय द पोलिनोमियल जी एक्स, ठीक है, एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग का मतलब प्रत्येक का। नीचे जो चीज़ें दी हुई हैं, अब इन्होंने देखो यहाँ पे तो हमने दे दिया, अब यहाँ पे पी एक्स दिया है, हमें क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x और gx दिया है, x² माइनस 2। हंसी की बात तो ये है, कई तो यही कंफ्यूज रहते हैं कि किसको किससे भाग करना है। अरे सीधा तो लिखा, डिवाइड करना है इसको इससे, तो इसमें कंफ्यूजन की बात कहाँ से आ जाती है। तो लगा लो इस पे भाग वाले सिस्टम पे। एक्स क्यूब सबसे पहली बात, जो भी पोलिनोमियल होगा वो किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिग्री के रूप में उसके पावर के रूप में लिखा जाएगा। सबसे बड़ी छोटी 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 एंड छोटी, प्लस, हाँ ठीक है माइनस है, प्लस 5x माइनस 3, और किससे करना है, x² माइनस 2। कभी कभी ऐसा दिया हुआ होता है -2 प्लस x², तो हम उसको दोबारा से करके x² माइनस 2 ठीक है करें। हमारा पहला कर्म और धर्म क्या होगा, ये लाना, इसका ये लाना। हमें सभी को पता है मल्टीप्लिकेशन में पावर्स जुड़ जाती हैं, तो 2 पावर हमारे पास अवेलेबल है, गुना हमें करनी है, तो 1 पावर से ही करनी पड़ेगी, तो x से मल्टीप्लाई किया जाएगा। और x की अब यहाँ पे एक विशेषता होगी, इसे बाहर ले जाके कर ले, हो गया, तो एक विशेषता होगी। ये बेटा ये किसी के बस की बात नहीं है, ना किसी के सरकार के हाथ में बात है। ये चीज़ें अकेली नहीं है x², उसमें से 2 माइनस है, यानी x² पूरा नहीं है, वो 2 कम है। तो इसका मतलब 2 कम है, तो जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा वो सबके साथ करेगा। समझे आप? पक्का? -2x। अब 2 चीज़ें होती हैं, तो यहीं पे रख लो, सरल बनाना है तो उसी के नीचे, ठीक है। भाग की स्थिति हम सबको पता है, ये माइनस हो जाएगा, और जब इसे माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये तो गया, -3x², और ये 5 और 2 7 हो जाएगा, और ये रिपीट होता रहेगा जब तक कि रिमाइंडर की डिग्री इससे कम ना हो जाए, ठीक है। यानी पावर 2 जब तक बचती रहेगी तब तक ये चलते रहेगा, और जब पावर 1 बचेगी तो हम इसे वहीं पे छोड़ देंगे रिमाइंडर के रूप में। अब देखो x² को -3x² बनाया है, ये मेक श्योर करना है कि ये जो निशान होगा नीचे भी निशान वही आएगा, तो -3 से होगी, बस 3 से ही होगी, क्योंकि x से कर दिया तो सार तो x³ दे देगा, कोई फ़ायदा नहीं है। -3x², -3 की -2 में, और ये बेटा बोलना सीखो। कई बच्चे बोलते हैं सर -3 की 2 में कर दे तो -6 आएगा, और फिर भूल जाते हैं कि कुछ होना भी है, तो -3 की -2 में करनी है हमें मल्टीप्लाई। तो ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा और इजी सा हो जाता है, पहले में कष्ट होगा लेकिन फिर हो जाएगा। 7x - 9। अब क्या कर सकते हैं,
अब देखो 2 को 1 तो बनाया जा सकता है आधे से मल्टीप्लाई करके, मरना है इसमें, ये तो पूरा का पूरा फिर पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, x² - 2 इज द डिवाइजर, दिस इज द डिविडेंड, दिस इज कोशेंट, दिस इज रिमाइंडर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया हमारा है रिमाइंडर। डिविडेंड सॉरी जो डिवीजन एल्गोरिदम होती है वो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारी, यानी अगर मैं इसको इसकी जगह रख दूं और इन तीनों को उनकी जगह ऐसे ही रख दूं, कैलकुलेट करूं, तो फिर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ये वेरिफिकेशन में काम आ जाता है। ठीक है, तो पहला सवाल आप कर लोगे। ठीक है, दूसरा सवाल भी ऐसा ही है। पहला सवाल और दूसरा सवाल ऐसा ही है। देखो पहले में उसने कहा है सीधा कि भाई भाग करो और कोशेंट बताओ, यानी भागफल बताओ और शेष बताओ। दूसरे में उसने कहा है चेक करो, क्या बेटा, हाँ जो भी है, जो पहला या दूसरा, कि ये पोलिनोमियल उसका फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर होने, जब कोई किसी का फैक्टर होता है तो वो संख्या उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देती है। इन दैट केस वी फाइंड 0 एज रिमाइंडर। यानी जब अगर यहाँ पे हम 0 लेके आ जाते तो हम कह देते x² - 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस। 0 नहीं होता, 0 तो बाद में निकलता है। x² - 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस px। तो हमें पहले सवाल में और दूसरे सवाल में दोनों में भाग करना है। अब उन्होंने कहा है, देखो सीधा, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर। फर्स्ट पोलिनोमियल फैक्टर है दूसरे का, ये बताना है। तो पहले से दूसरे को डिवाइड करेंगे, पहले से दूसरे को डिवाइड करेंगे, और अगर डिवाइड पूरी तरीके से हो जाता है तो कहेंगे सर रिमाइंडर इज 0 एंड दैट इज वाई दैट प्रूव्स कि ये फैक्टर है। और अगर रिमाइंडर में ये बचता है इस तरीके से तो कहेंगे सर द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दैट इज वाई द फर्स्ट पोलिनोमियल इज नॉट द फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। ये इतना ही सिंपल है। बात समझ में आई? सवाल आज होंगे बस इतने ही, यहीं तक करके लाने है ना। मुझे अगर फ़ोन मिल जाता है तो आप फ़ोटो क्लिक करके भेज देना। अच्छा लगता है जब फ़ोटोज़ आते हैं, लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन उसके चक्कर में फिर फ़ोन पे ही मत लगे रहना, कभी ये देख लिया कभी वो देख लिया। मैं ठीक कह रहा हूँ? राइटिंग के ऊपर काम करो, लिखाई शुद्ध हो, स्वच्छ हो, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक हो। अपने ऊपर काम करो, अपनी रेपुटेशन को ऐसी बनाओ कि आप कुछ कह रहे हो तो सभी टीचर को लगे कि अंधा विश्वास करना है, सही कह रहा होगा। ऐसा बनाओ कि आपकी जब कॉपी चेक करें तो टीचर आपसे बात करते रहे और राइट क्लिक लगते रहे। ये कब बनता है? जब आप मेहनत करते हो, जब आप टीचर का विश्वास जीत लेते हो। कई बच्चे हैं जब हम कॉपी चेक करते हैं तो समय नहीं लगता, ऐसे ही हो जाती हैं, क्योंकि हमें उस पर पूरा विश्वास है। उसका ये मतलब नहीं है कि हम देखते नहीं हैं, देखते हैं, बट वो कंफर्टेबली चेक हो जाती है, क्योंकि जो आंसर होते हैं वो माइंड में है, वो कॉपी पे वही लिखा हुआ है, तो मैच कर जाती हैं चीज़ें, तो फास्ट हो जाता है। लेकिन जब कैलकुलेशन हम देखते हैं और वो गड़बड़ होती है तो फिर उसमें लगता है पूरा समय। तो अपनी रेपुटेशन बनाओ, रेपुटेशन बनेगी रेगुलर बेसिस, निरंतरता से, है ना आर्यन? निरंतरता आती है डिसिप्लिन से। अनुशासन होगा नहीं तो क्या होगा? रोहन में अनुशासन है? रोहन में अनुशासन है? बिल्कुल कतई भी नहीं है। सुबह तो उसने बहाना कर दिया, सर फेसबुक पे मैंने आपका पोस्ट देखा था और फेसबुक पे मैंने वो पोस्ट डाला भी छुट्टी का था, मैंने 10th का जिक्र नहीं किया था, तो मैंने उसे छोड़ दिया। चलो ठीक है भाई, हमारी ही गलती है। आज तो सीधा सीधा कहा गया है कि 5 बजे आना है। रोहन आया था स्कूल में, आया था। और जो अच्छा बच्चा होता है ना,
वो किसी ना किसी तरीके से पता चला लेता है कि आना है आज। चल जाता है उसे पता, या तो मेरे पास डायरेक्ट फ़ोन कर लेगा कि सर आना है या नहीं, या वो आपस में देख लेगा कि आना है। और जिसे जान बचानी ही है उसे बहाना चाहिए। तो निरंतरता आती है, जैसे मैंने कहा, अनुशासन से। आप रोज़ मंदिर में जाते हो सुबह 5 बजे? नहीं जाते? मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, जाते हो या नहीं। एक एग्जांपल है छोटा सा। रोज़ जाते हो तो मैं बिल्कुल सीधा सीधा रोज़ देखता हूँ, सपोज़ करो मैं तुम्हें, तो मैं सीधा कहता हूँ सर 5 बजे तो मंदिर में जाएगी या जाएगा? कैसे कहा है? निरंतरता से कहा है। रोज़ देखो, एक दिन देखा 3 दिन की छुट्टी, 2 दिन फिर लगातार देखा, फिर 4 दिन नहीं आया, फिर 3 दिन आया, फिर 10 दिन छुट्टी, तो मैं कहूँगा क्या? बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। ऐसा उसका तो कोई भरोसा नहीं है, आएगा नहीं आएगा। ठीक है, रोहन के भरोसे कोई काम हो तो उसे फ़ोन करके बुलाना पड़ेगा, जबकि विशाल हो, परीक्षित हो, आप में से जो रेगुलर आते हैं वे हों, तो हम अंधाधुंध कह देंगे सर कल को काम करेंगे, उसके ऊपर ही तो डिपेंडेंट है, वो तो आता ही है। ये बात उठेगी नहीं। पहली बात तो उठेगी कब? जबकि ऐसे बच्चे के ऊपर निर्भर कोई काम होगा जो इर्रेगुलर है, अनियमित है, तो हमें देखना पड़ेगा कि यार करना भी है या नहीं करना। ठीक है। और ऐसे टीचर के पास भी जाने से थोड़ा सा डर लगता है, जो बुलाए और कहे सर आज तो छुट्टी है, बुला के कहे छुट्टी है, फिर 2 दिन के बाद बुलाए सर छुट्टी है, उसमें ना एक शक सा आ जाता है कि पढ़ाई होगी भी या नहीं होगी। हर्ष ठीक है, तो निरंतरता बनाओ, रेगुलर रहो, लाइफ बहुत बढ़िया है। और ये वाला जो पीरियड है तुम्हारा, ये बहुत शानदार है। इससे बेहतरीन सुख कहीं मिलता नहीं है, इंटर तक का है। ये जो लाइफ है, जिस बेंचेस पे आप बैठे हो, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। इसकी वैल्यू करना सीखो और देखो कि क्या करना है। सीरियस हो जाओ, गंभीर हो जाओ, अपने लिए ना सही अपने माता पिता के लिए हो जाओ, बड़ों के लिए हो जाओ, अपने जीवन के लिए, जीवन को सुधारने के लिए। नीचे वाले बच्चे जो हैं, जो छोटे हैं, वो तुम्हें ही देखेंगे। तो हल्का सा सिर्फ इतनी डिमांड कर रहा हूँ कि गंभीर हो जाओ, पढ़ो लिखो, लाइफ को शुद्ध बनाओ, सुगम बनाओ, पैसे वाली बनाओ, पैसा कमाओ, जी भर के पैसा कमाओ, गलत रास्ते मत अपनाओ। एक काम में काम नहीं चलता, 4 काम करो, 5 करो, 6 करो, ईमानदारी से करो। ठीक है। पैसे के साथ इज्जत भी होती है, तो घर वालों को ज़्यादा अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है। और जैसे मैंने कहा, एक ही बार मिलती है, लाइफ को जैसा बना के जाओगे वो वैसी ही याद भी रखी जाएगी। ठीक है, बहुत हुआ आज का। आज वैसे मन नहीं था पढ़ाने का, थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, मतलब अनकंफर्टेबल सा है, बट सोचा कि चलो क्या भेजूँ वापस। तो जितना भी कराया है उतना आप कर लो। जो प्रैक्टिस है वो देखो, पहले वाले चैप्टर की प्रैक्टिस को छोड़ना मत, उसको एक आप नियमित रूप में दिनचर्या में ले लो। पढ़ो तो ज़रूर एक बार। रीडिंग मतलब, मैं रीडिंग की बात कर रहा हूँ, रीडिंग मतलब बोल के। एक कमरा आप सभी के पास होता है, नहीं भी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लाउडर पढ़ो। जुबान से बाहर, मतलब इससे मुंह से बाहर आनी चाहिए आवाज़, आपको आनी चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हो। इससे रीडिंग स्किल आपकी सुधर जाएगी, स्पोकन में काम आएगा। जब आप इंटरव्यू देते हो तो स्पोकन में काम आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप रेगुलर करते रहो। और जैसे मैंने बताया, इंटरव्यू होंगे बिना बताए होंगे, और उसके होंगे जो लास्ट डे पढ़ाया है। ठीक है, तो इससे हमें भी थोड़ा सा कंफर्ट मिलेगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस हम कहाँ से पूछें। स्टेटिस्टिक्स में वही 3-4 क्वेश्चंस थे, वो कहाँ से पूछेंगे। तो जब सिलेबस ज़्यादा हो जाएगा तो क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाएंगे, और आपको भी मौका मिलेगा अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने का, बताने का। ठीक है, तो आज के लिए भाई इतना ही है केशव।